Welcome back everyone. Welcome to Civil Services Study Practice Set नंबर ये 4048 टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी आरओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर और कुछ जीएस के ऐसे प्रश्नों पर जो बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, बार बार पुनरावृत्ति होती है उनकी। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एक करंट अफेयर्स का प्रश्न है, हाल ही में निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग ने, या इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, किसे अपना नेशनल आइकन नियुक्त करने की घोषणा की है? राजकुमार राव, अमिताभ बच्चन, सोनू सूद, अक्षय कुमार। उसी को की है जिनकी एक मूवी आई थी न्यूटन 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 अभिनेता राजकुमार राव को। तो निर्वाचन आयोग ने अभिनेता राजकुमार राव को नेशनल आइकन नियुक्त किया। भारत के निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों और वर्ष 2024 यानी इस साल होने वाले आम चुनावों की तैयारी के लिए अभिनेता राजकुमार राव को अपना नेशनल आइकन नियुक्त किया है। अभिनेता राजकुमार राव को चुनाव आयोग ने फिल्म न्यूटन में छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में कार्य करने वाले एक चुनाव अधिकारी की भूमिका निभाने के संदर्भ में नेशनल आइकन चुना है। एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन फरवरी 2024 में कहाँ होगा? देखिए, ये एक नौसैनिक अभ्यास है, तो श्रीनगर को तो हटा ही दीजिए क्योंकि पानी की आवश्यकता होगी। विशाखापत्तनम में होगा। फरवरी 2024 में विशाखापत्तनम में आयोजित होने वाले मिलन 2024 या मिलन 24, जो कि एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, की मेजबानी भारतीय नौसेना द्वारा की जाएगी। मिलन एक द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जिसकी शुरुआत भारतीय नौसेना ने 1995 में अंडमान निकोबार कमान में की थी और वर्ष 1995 के संस्करण में केवल 4 देशों जैसे इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड की भागीदारी के साथ ये शुरू हुआ और इस अभ्यास में प्रतिभागियों की संख्या तथा अभ्यास की जटिलता के संदर्भ में परिवर्तन किए गए हैं। फुल टेस्ट सीरीज आप प्राप्त कर सकते हो नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके, आरओ की भी और पीसीएस की भी। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्राथमिक तत्व नहीं है? राग, ताल, श्रुति, सिम्फनी यानी स्वर की समता। भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्राथमिक तत्व होता है राग, ताल, श्रुति, नहीं है स्वर की समता। देखिए, भारतीय शास्त्रीय संगीत मुख्य रूप से राग, ताल, श्रुति की अवधारणाओं के इर्द गिर्द घूमता है, जबकि स्वर की समता भारतीय शास्त्रीय संगीत का मूल तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। प्रश्न है करंट अफेयर्स का, हाल ही में समाचारों में रहे चक्रवात तेज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? चक्रवात तेज का प्रभाव अरब सागर के ऊपर था। चक्रवात तेज की चेतावनी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दी गई थी और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी है। यहाँ एक्स्ट्रा है चेतावनी। चक्रवात तेज की चेतावनी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी की गई थी। करेक्ट है। और ये जो मौसम विज्ञान विभाग है यानी आईएमडी, ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एजेंसी है, ये भी करेक्ट है। और अरब सागर के ऊपर ही आया था। ये सारे के सारे करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। तो सारे के सारे करेक्ट हैं। चक्रवात तेज जो अरब सागर के ऊपर बना एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया। इसके चलते भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा केरल के 8 जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया था आईएमडी के द्वारा। और ये जो आईएमडी है वो 1875 में स्थापित पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व खबरों में है। यह टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? अमनगढ़ उसी राज्य में है जिसका ये एग्जाम है, उत्तर प्रदेश। तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी वर्ष 2021 में 21 परिपक्व बाघों और 6 शावकों से बढ़कर 28 परिपक्व बाघों और 4 शावकों तक पहुंच गई। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश राज्य में बिजनौर जिले के अमनगढ़ में स्थित है। यह तराई क्षेत्र है और लगभग 578 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। ग्रेशम का नियम जो कभी कभी चर्चा में रहता है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति,
मुद्रा विनिमय दर या व्यापार समझौता? किससे संबंधित है ग्रेसम का नियम, जो कभी कभी चर्चा में रहता है? यह है ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा विनिमय दर से। ग्रेसम का नियम मुद्रा विनिमय दर से संबंधित है। यह एक मौद्रिक सिद्धांत है जो बताता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। क्वेश्चन नंबर 7 पर अजय, किस राज्य ने पोइला बोईसाख त्योहार के दिवस को अपने राज्य का स्थापना दिवस घोषित किया है? पोइला बोईसाख जो त्योहार है, ये जो फेस्टिवल है, ये त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। लेकिन यहाँ प्रश्न क्या है, किस राज्य ने पोइला बोईसाख त्योहार के दिवस को अपने राज्य का स्थापना दिवस घोषित किया है? तो यह है पश्चिम बंगाल। देखिए, पोइला बोईसाख पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड, असम में बंगाली समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसे बांग्लादेश में भी मनाया जाता है। बंगाली नववर्ष का प्रतीक है। वर्ष 2023 में इसे 15 अप्रैल को मनाया गया और हाल ही में पश्चिम बंगाल विधानसभा ने बांग्ला कैलेंडर के पहले दिन पोइला बोईसाख को बांग्ला दिवस या पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस घोषित किया। तो पश्चिम बंगाल का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 करंट अफेयर्स का प्रश्न है, किसे वर्ष 2023 के रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है? वर्ष 2023 का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है अरविंद केजरीवाल को। तो 10/11 में मिला था। रवीश कुमार को ये मिल चुका है कुछ वर्ष पहले। यहाँ उत्तर है वर्ष 2023 के बारे में, तो आर रवि कन्नन को। ए है इसका आंसर। और किस भारतीय को सबसे पहले रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था, अगर ये पूछ रहे तो विनोबा भावे को। देखिए, असम के सर्जिकल ऑनकोलॉजिस्ट पद्मश्री आर रवि कन्नन को वर्ष 2023 के रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विनायक नरहरि भावे यानी विनोबा भावे को सामुदायिक नेतृत्व की श्रेणी के तहत वर्ष 1958 में अंतर्राष्ट्रीय रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इस सम्मान को पाने वाले वो पहले भारतीय थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरता है? नेशनल हाईवे नंबर 2, नेशनल हाईवे नंबर 24, नेशनल हाईवे नंबर 7 या 6? उत्तर प्रदेश तो बड़ा स्टेट है, बहुत सारे नेशनल हाईवे इससे होकर गुजरते होंगे। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 गुजरती है इससे, 24 गुजरता है इससे, 7 गुजरता है इससे, 6 नहीं गुजरता इससे। उत्तर प्रदेश राज्य से राष्ट्रीय राजमार्ग 2 गुजरता है। 7, 24, 25, 26, 28, 29, 56, 58, 93, 91 और 96 आदि गुजरते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 दिल्ली, मथुरा, आगरा, टुंडला, फिरोजाबाद, सिकोहाबाद, कानपुर से होकर गुजरता है। ये भी एक प्रश्न पूछने का तरीका है, इस तरह से ही प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में जो परिवहन है वो उसके 3 मुख्य साधन है, सड़क मार्ग है, रेल मार्ग है और वायु मार्ग, जबकि जल जो है एक गौण साधन है। 10वां प्रश्न है, नारगोनो करवक का क्षेत्र किन दो राष्ट्रों के मध्य विवाद का विषय है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये। इसका उत्तर है अर्मीनिया और अजरबैजान का नाम याद रखिएगा। यूपीएससी सिविल सेवा में ज़्यादा पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न, लेकिन आरओपीसीएस के लिए भी याद रखिए। तो नारगोनो करवक का क्षेत्र जो है वो अर्मेनिया अजरबैजान के मध्य विवाद का विषय रहा है। नारगोनो करवक एक पहाड़ी और भारी वन क्षेत्र है जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अजरबैजान के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 11 है, CSCS 1960 किससे संबंधित है? जलवायु से, फसल से, धातु से, मृदा से? CS ये सॉइल से संबंधित है। CSCS 1960 सॉइल 1960। देखिए, अमेरिकी मृदा वैज्ञानिकों ने वर्ष 1960 में मृदा वर्गीकरण तंत्र CSCS यानी कॉम्प्रहेंसिव सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रस्तुत किया था। इसे मृदा वर्गीकरण विज्ञान भी कहा जाता है। इस योजना के अंतर्गत विश्व की समस्त मिट्टियों को 10 श्रेणी, 47 उप श्रेणी और 185 वृहद वर्गों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, डिजी कवच हाल ही में किसके द्वारा विमोचित किया गया? पेटीएम, गूगल, याहू, फोन पे? इंपॉर्टेंट है प्रश्न।
गूगल, बी है इसका आंसर। देखिए, गूगल ने डिजी कवच विमोचित किया है और गूगल ने दिल्ली में आयोजित अपने वार्षिक गूगल फॉर इंडिया कार्यक्रम के 9वें संस्करण के दौरान भारत में डिजी कवच प्रोग्राम विमोचित किया। इस पहल का उद्देश्य क्या है? देश भर में वित्तीय धोखाधड़ी को रोकना और गूगल द्वारा डिजी कवच को एक प्रारंभिक खतरे का पता लगाने तथा चेतावनी प्रणाली के रूप में वर्णित किया गया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य उभरते वित्तीय धोखाधड़ी पैटर्न की पहचान करना और उनका विश्लेषण करना है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण समान प्रबलता और समान तारत्व की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है, क्या कहलाता है? देखिए, तारत्व यानी पिच होती है ध्वनि का मोटा या पतला होना। यहाँ जो आंसर है वो है गुणता, ये है इसका आंसर। प्रतिध्वनि नहीं है, ध्वनि का व्यतिकरण नहीं है। तो ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण समान प्रबलता और समान तारत्व की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है, गुणता कहलाता है। तारत्व यानी पिच क्या होता है? तारत्व ध्वनि का वह लक्षण है जिससे ध्वनि को मोटी और पतली कहा जाता है। प्रतिध्वनि, जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी दृढ़ वस्तु से टकराकर परावर्तित होती हैं तो इसे बोलते हैं प्रतिध्वनि। और ध्वनि का व्यतिकरण क्या है? समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती हैं तो वहां ध्वनि ऊर्जा पुनः वितरित हो जाती है, जिसे ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। ज्योग्राफी का प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक सागर एशिया, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप की सीमाएं बनाता है? भूमध्य सागर, ठीक है, ए है इसका आंसर, यानी मेडिटेरियन सी। तो भूमध्य सागर की सीमाएं यानी मेडिटेरियन सी की सीमाएं यूरोप, एशिया और अफ्रीका तीनों महाद्वीपों से मिलती हैं तथा भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है सिसिली। क्वेश्चन नंबर 15। सिरका में कौन सा अम्ल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल। देखिए, सिरका में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल बहुत पूछा गया है प्रश्न साइंस का। और सिट्रिक अम्ल संतरा नींबू में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। इमली में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल टमाटर में। ऑक्जेलिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है चींटी और बिच्छू के डंक में। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के गठन की अनुशंसा किस समिति ने की थी? मनोज गुप्ता समिति, विवेक ओबराय समिति, रघुराम राजन समिति, के संथानम समिति। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखिए, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई की स्थापना वर्ष 1963 में हुई थी। यह दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम द्वारा शासित है। इसकी स्थापना भ्रष्टाचार निवारण पर के संथानम समिति के सुझावों पर की गई थी। वर्तमान में सीबीआई भारत सरकार के कार्मिक विभाग, कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के अधीन काम करता है या करती है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। इंपॉर्टेंट है प्रश्न। ये जो है शब्द केशिकत्व, केशिकत्व इंग्लिश में बोलते हैं इसको कैपिलरी। तो निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं केशिकत्व का उदाहरण है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर एग्जांपल ऑफ कैपिलरी? कैपिलियरिटी, कैपिलियरिटी। तो ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही को सोखना, लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना, पेड़ पौधों की शाखाओं तक जल का पहुंचना, कॉफी पाउडर का जल में शीघ्र घुल जाना। देखिए, तेल की बत्ती में ऊपर की तरफ तेल चढ़ जाता है, ये भी केशिकत्व का एग्जाम्पल है। पेड़ पौधों की शाखाओं नीचे जड़ से ऊपर तक खींच लेती हैं पानी को, पत्तियों तक, दूसरी शाखाओं तक पहुंचाते, ये भी कैपिलरी का एग्जाम्पल है। केशिकत्व और ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही को सोखना, ये भी हो गया। लैंप की बत्ती भी हो गई। कॉफ़ी पाउडर जल में शीघ्र घुल जाता है, ये है या नहीं है? क्योंकि 1 2 3 भी हो सकता है, इसका आंसर ये भी है। ये सारे के सारे डी है इसका आंसर। देखिए, केश नली में जल के ऊपर चढ़ने की क्रिया केशिकत्व कहलाती है और इसका कारण है द्रव का पृष्ठ तनाव। केशिकत्व के निम्नलिखित उदाहरण है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी तक ने पूछा हुआ प्रश्न है ये। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही को सोखना, लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना, पेड़ पौधों की शाखाओं तक जल का पहुंचना, कॉफ़ी पाउडर का जल में शीघ्र घुल जाना और पेन के निब तक स्याही का पहुंचना, ये सारे के सारे कैपिलरी या कैपिलियरिटी या केशिकत्व का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। 18वां प्रश्न है।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी के कर्तव्य एवं शक्तियों का प्रावधान पूछ रहा है? भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, वो तो अनुच्छेद 148 में, लेकिन यहाँ पूछ रहा है उसके कर्तव्य और शक्तियाँ, तो इसका आंसर है यहाँ पर अनुच्छेद 149। तो संविधान के अनुच्छेद 149 में क्या है? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ, सीएजी के। हिस्ट्री का प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने साम्राज्य की राजधानी दिल्ली से किस शहर में स्थानांतरित की थी? ये दिल्ली से अपनी राजधानी ले गया था दौलताबाद, लेकिन फिर से दिल्ली इसने उलटफेर कर दी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से वर्तमान महाराष्ट्र के दौलताबाद में स्थानांतरित कर दिया, लेकिन यह कदम उसका सफल नहीं रहा। अंततः उसने इसे उलट दिया, फिर से दिल्ली। करंट अफेयर्स का प्रश्न है, वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो कोयले का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत या चीन या अमेरिका? चाइना। और दूसरा है इंडिया। तो चीन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है वर्तमान में। कोयला जो है एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। कुल ऊर्जा का 35 से 40% कोयले से उत्पादित होता है। बाजार में 4 प्रकार के कोयले उपलब्ध हैं, जिन्हें एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट के नाम से जाना जाता है। चीन के बाद भारत, उसके बाद यूएस, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और फिर चौथा है, पांचवा है इंडोनेशिया, प्रमुख कोयला उत्पादक देश हैं। तो ये 20 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद।